हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, हम लोग 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वें बीपीएससी तक में जितने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज हमारा यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया था और इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 56 तक को कवर कर लिया था। और बाकी के जो प्रश्न हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 57 से आज हम लोग पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिएगा, पार्ट 1 में मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा था, क्वेश्चन नंबर 56 की 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो आप लोगों में से सभी लोगों ने बिल्कुल इसका सही आंसर बताया था कि वित्त मंत्रालय के सचिव का। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, आज हम लोग 57 से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए और इन योजनाओं को लागू करने का सही क्रम जो है, कालक्रम बताने हैं आपको। तो देखिए, सबसे पहले इसमें लागू किया गया था ट्राइसेम, उसके बाद लागू किया गया था RLEGP, उसके बाद लागू किया गया था JRY और सबसे आखिरी में लागू किया गया था EAS। ठीक है, इसके बारे में जानिए। यहाँ पे देखिए, ट्राइसेम का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। याद रखिएगा फुल फॉर्म। इसको लागू कब किया गया था तो 1979 में इसे प्रारंभ किया गया था। उसके बाद देखिए, RLEGP यानी कि रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इसको लागू किया गया था 15 अगस्त 1983 को। उसके बाद देखिएगा JRY, इसको कब लागू किया गया, 1989 में लागू किया गया था। और सबसे आखिरी में मैंने बताया था आपको कि EAS, इसको कब लागू किया गया, 2 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन अंश नहीं है, इनमें से कौन सा अंश नहीं है। तो देखिए, यहाँ जानिएगा। देखिए, भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा कब लागू किया गया था, 16 दिसंबर 2005 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना। इसकी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, जल, सड़क, यहाँ है विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं आवासों का निर्माण शामिल थे। इसके ग्रामीण सिंचाई विकास कार्यक्रम में शामिल कार्यों की प्रमुख मदें हैं सिंचाई से त्वरित गति से लाभ देने वाले प्रोग्राम, नदी परियोजनाओं की इंटरलिंकिंग, जल निकायों की मरम्मत, पुनर्द्वार तथा जीर्णोद्धार की योजना, सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया। देखिए, ये प्रश्न जो है 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 55%। देखिएगा, योजना आयोग ने लकड़ावाला फार्मूला पर वर्ष 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत 54.96% प्राकलित किया था। वर्ष 2004-05 में गरीबी का प्रतिशत 11.4 है। वहीं सुरेश तेंदुलकर फार्मूले पर वर्ष 2004-05 में 54.4% गरीबी है तथा 2011-12 में 33.7% है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया था। हमने साइंस को, फिजिक्स को अलग किया था, उसमें बायो को अलग किया था और केमिस्ट्री को अलग किया था। उसके बाद आधुनिक भारत को हम लोगों ने 4 पार्ट में कवर किया है, मध्यकालीन भारत को एक ही पार्ट में कवर किया है और प्राचीन भारत को भी हम लोगों ने एक ही पार्ट में कवर कर लिया। उसके बाद ज्योग्राफी को, भारत का भूगोल को 2 भाग में, विश्व के भूगोल को 2 भाग में हम लोगों ने कवर किया है। तो सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इंडियन पॉलिटी को भी हम लोगों ने 2 भागों में कवर किया है। देखिए, तो सही आंसर इसका हो जाएगा कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन कौन से राज्य में रहते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है कि भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गरीबी रेखा के लिए सही है। गरीबी रेखा के लिए इसमें से कौन सा जो है सही है। तो देखिए, इसमें से जो सही है वह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति रुपया 26 रुपया प्रतिदिन। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति रुपया 32 रुपया प्रतिदिन। तो 2 और 4 जो हैं इस प्रश्न के सही आंसर हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है। इसकी व्याख्या में बताई गई है कि योजना आयोग ने NSS परिवार उपभोक्ता व्यय संरक्षण आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2011-12 के संबंध में
गरीबी अनुपात और गरीबी रेखाओं का अद्यतन बनाया है। और 22 जुलाई 2013 को वर्ष 2011-12 के संबंध में गरीबी अनुमान जारी किए थे। उनके अनुसार 2011-12 में अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, जो कि 26.32 रुपये प्रतिदिन होता है, और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, जो कि 32.25 रुपये प्रतिदिन होता है, उपभोग व्यय के रूप में अनुमानित है। क्लियर है? तो आप महीने के रूप में भी याद रखिएगा, 816 ग्रामीण के क्षेत्रों के लिए और 1000 रुपये जो है ये शहरी क्षेत्रों के लिए, और बाकी प्रतिदिन तो आपको पता चल ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है। देखिए प्रश्न 2015 में पूछा गया प्रश्न है, तो उस हिसाब से सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। देखिए नवीनतम जो आंकड़े हैं 2014-15 के अनुसार भारत को सर्वाधिक जो है इसके हिसाब से 2014-15 के हिसाब से किससे प्राप्त होता था? कपड़े से प्राप्त होता था। ठीक है। उसके बाद देखिए वर्ष 2018-19, देखिए 19-20 के समीक्षा के अनुसार वर्ष 2018-19 में अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जक निर्यात मध्य विनिर्मित वस्तुएं हैं। ठीक है। विनिर्मित वस्तुओं की श्रेणी में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जक मद क्रमशः मशीनरी, परिवहन व धातु निर्माण तथा जेम्स एंड ज्वेलरी रहे हैं। तो अब ये जो है नया आंकड़ा है, उसके हिसाब से ये लिखा गया है, बिल्कुल अपडेट करके बताया गया है। नदी ग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? तो फ्रेंड्स ये दी गई थी सलीम समूह। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम क्षेत्र में SEG नीति के अनुसार सलीम समूह को विशेष तौर पर जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अनुमति दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो ये 1972-73 और 1976-77 में जो था ये अनुकूल रहा था। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है कि नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? तो ये शुरू की गई है 1999 में। देखिए 1 जनवरी 1999 से प्रचलन में आई यूरोपीय संघ की एकल मुद्रा यूरो, ठीक है, लेखा की इकाई थी तथा 1 जनवरी 2002 से यह वास्तव में चलन में है। इसे वर्तमान में यूरोपीय संघ के 19 सदस्यों द्वारा अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा कि रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो तात्पर्य है वो क्या है? तो देखिए इसका जो तात्पर्य है वो है कि रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 67 कि भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना प्रतिशत है? तो जल विद्युत का योगदान जो है यह 10% है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ 2016-17 में जो यह 17 का प्रश्न है, 2016-17 में जल विद्युत का कुल विद्युत उत्पादन क्षेत्र में 10.6% योगदान था। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के 23 मई 2020, अब देखिए नया आंकड़ा आ रहा है कि स्थिति के अनुसार अप्रैल 2020 तक भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? देखिए 3,70,348 मेगावाट थी और इसमें जो है जल विद्युत योगदान का 12.4% अब हो गया है। पहले 10 था, अब जो है 12.4%। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है। तो देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है यह किसको जोड़ता है? तो यह जो जोड़ता है हल्दिया से इलाहाबाद, ठीक है, हल्दिया से इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद को हल्दिया से। ऑप्शन इसका सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 69 नंबर कि भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्वलिटी प्रवाह उच्चतम है? तो देखिएगा सही आंसर इसका हो जाएगा सेवा क्षेत्र में। ठीक है। ऑप्शन इसका जो होगा डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र में। इसके बारे में देखिए यहाँ पे विस्तार में बताया गया है। देखिए कहा जा रहा है कि मार्च 2020 तक जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले शीर्ष 5 क्षेत्र निम्न है। सेवा क्षेत्र, उसके बाद है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, व्यापार, दूरसंचार एवं होटल एवं पर्यटन। ये ध्यान रखिएगा, क्रम से बताया गया है। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर प्रश्न
कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स ये किया जा रहा है दिल्ली मुंबई। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली मुंबई। भारत और जापान सरकार के मध्य वर्ष 2006 में समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आपको पता है वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास हैं, आप सभी को पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के नवीनतम जो विकास प्रतिवेदन है उसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? तो देखिए 2019-20 आर्थिक समीक्षा 2019-20 तथा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो अक्टूबर 2019 का उसका आंकड़ा है उसके अनुसार जो अगर बात करें तो भारत जो है 5वें स्थान पर है। भारत से बड़ी जो 4 अर्थव्यवस्थाएं हैं वो है अमेरिका, चीन, जापान तथा जर्मनी। तो भारत जो है 5वें स्थान पर है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए आर्थिक समीक्षा 2019-20 एवं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का जो अक्टूबर 2019 का जो आंकड़ा रहा है उसके अनुसार जीडीपी के संदर्भ में विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में भारत 5वें स्थान पर है। भारत से सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो अमेरिका है, चीन है, जापान है तथा जर्मनी है। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए G15 क्या है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्व के विकासशील देशों का संगठन। G15 जो है विकासशील देशों का एक संगठन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इन देशों में से कौन सा एक देश G8 का समूह का सदस्य नहीं है? तो ये जो नहीं है स्पेन इसमें नहीं है। इसके बारे में जानिए। देखिए प्रारंभ में G7 विश्व के 7 औद्योगिक रूप से विकसित गैर समाजवादी देशों का एक संगठन था जिसमें कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एवं जापान सम्मिलित थे। उसके बाद क्या हुआ कि रूस जो आके 1997 में इसका सदस्य बना और इसका नाम G8 हो गया। पहले G7 था, अब इसका नाम जब रूस आ गया तो G8 हो गया। अब उसके बाद क्या है कि वर्तमान में रूस को जो है फिर से इसको सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है और फिर से इसे अब G7 कहा जाने लगा है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आसियान इसके लिए है। आसियान का फुल फॉर्म बताना है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर। 76 नंबर प्रश्न है कि भारत विकास फोरम पहले जाना जाता था, तो भारत सहायता क्लब के नाम से पहले ये जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो वर्तमान में जो है वह क्या है? कृषि है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा कि फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन था? तो देखिए ये 2007 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें कि वर्ष 2020 की नवीनतम सूची में जेफ बेजोस अमेजन के जो मालिक हैं वो प्रथम स्थान पर हैं। जेफ बेजोस, इनका नाम याद रखिएगा, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ये अमेजन के मालिक हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 79 कि वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था। तो 2000 कब का है? 6-7 में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए था 60%। अगर हम अभी की बात करें 2019-20 में तो यह जो कितना रहा है? 72.9% रहा है। अभी आंकड़ा याद रखिएगा। देखिए नीचे लिखा भी हुआ है कि आर्थिक समीक्षा वर्ष 2019-20 के अनुसार 2018-19 तथा 19-20 में यह कितना रहा था? 18-19 में रहा था 69.7% और 2019-20 में रहा है 72.9%। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखिए ये प्रश्न कब का है? 2008 का है। तो ये कब का जनगणना होगा? 2001 वाला जनगणना है। तो उसके अनुसार ये डी आंसर है, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिएगा, देखिए 2011 का जो ये आंकड़ा रहा है उसमें जनसंख्या यहाँ बताई गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है। तो ये 2001 का जनगणना है, अब आपसे 2011 पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप 2011 के देखिए कितना है? 2011 का है 325। कितना हो गया है? 2011 का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये 2011 का एक का संशोधित है। ये अभी 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गए हैं।
भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व तो सर्वाधिक है? 2011 के अनुसार आपको पता है कि बिहार में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83 कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का भारत का बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। तो बिहार जो है तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पर है बिहार जनसंख्या के मामले में। अगर बात करें तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर बिहार है और चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर बिहार और चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या खाली स्थान है प्रतिशत बिहार के राज्य में निवास करती है। देखिए 2001 की जनगणना है ये, तो उस समय सही आंसर इसका 8 था, 8%। लेकिन वर्तमान में देखिए, वर्तमान में कितना हो गया, लगभग 9% हो गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2001 है, अब 2011 आपसे पूछा जाएगा। तो 2011 के अनुसार देखिए कितना हो गया है, यहाँ देखिए कितना हो गया, 10,40,99,452, यानी कि लगभग आप यहाँ पे कह सकते हैं कितना, 10 करोड़। आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, और ये आंकड़ा आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर क्या है? तो देखिए शिशु मृत्यु दर जो है यह है कि हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले दिन जन्म से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो ये देखिए मई 2020 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में 48 है, उत्तर प्रदेश में 43 है, असम छत्तीसगढ़ में 41 है, उड़ीसा में 40 है और बिहार में देखिए कितना है, 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में 1991-2001 में साक्षरता दर की वृद्धि कितनी रही थी? तो ये रही थी 12.6%, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2001 से 2011 की जो मध्य रही थी वो कितनी रही थी? तो वो रही थी 8.15%। यहाँ देख लीजिएगा 2001 से 11 के मध्य जो रही थी वो रही थी 8.15%। अगला क्वेश्चन देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर, तो भारत में महिला साक्षरता दर 65.5% और पुरुष साक्षरता दर कितना था, 80.9%। और महिला देखिए लगभग 65.5% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना में फोटो उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये न्यूनतम 5 वर्ष आयु थी, ठीक है। कितनी रखी गई थी? 5 वर्ष आयु रखी गई थी। देखिए ऑप्शन में 5 वर्ष नहीं है, 5 वर्ष आयु रखी गई थी न्यूनतम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में किसी क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो 2001-2 का प्रश्न है, सही आंसर 65% होता। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें तो ये 42% है विश्व बैंक के अनुसार। 2019 में विश्व बैंक का जो आंकड़ा रहा है वह 42% रहा है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित स्रोतों में से किसमें भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो तापीय जो है थर्मल स्रोत से सबसे अधिक जो है विद्युत प्राप्त करता है। यहाँ देखिएगा अप्रैल 2020 तक भारत में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में इतना थी, ठीक है। उसके बाद उसका 62.8% तापीय स्रोत से प्राप्त होता है, 1.9% जो है नाभिकीय ऊर्जा से और 23.6% जो है अक्षय ऊर्जा से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य क्या था? देखिए लक्ष्य यहाँ पे लिखा गया है LPG, ठीक है। इसका मतलब है उदारीकरण, निजीकरण और ये वैश्वीकरण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दोबारा ये ग्लोबलाइजेशन जो है ये वैश्वीकरण हो जाएगा। तो ये नीति थी, इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 94 नंबर की तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC कब स्थापित हुआ था?
तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, आपको पता है कब हुई थी, 1956 में। और 1 फरवरी 1994 से इसका नाम बदल करके तेल और प्राकृतिक गैस निगम रख दिया गया। ठीक है, आयोग की जगह पर निगम रख दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो सबसे अधिक योगदान जो करता है वह कौन करता है, तृतीयक क्षेत्र। इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है। तो सबसे मुख्य स्रोत जो है वो क्या है, सेवा क्षेत्र है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सापेक्ष निर्धनता यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ क्या है, तो आर्थिक असमानताएं। ठीक है, आर्थिक असमानताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है कि इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था। यह दिया था मोहम्मद यूनिस ने, मोहम्मद यूनिस ने दिया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और मोहम्मद यूनिस के दिमाग की उपज थी जिन्होंने 1976 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हुआ है तृतीय क्षेत्र का। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र का। देखिए वर्तमान में भी तृतीय क्षेत्र का विकास जो है प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की अपेक्षा तीव्र गति से हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया हुआ है, भले पुराना प्रश्न ही क्यों ना हो। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। तो किसी देश की प्रति व्यक्ति आय जो प्राप्त की जाती है, यहाँ देखिएगा राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता भी होगा 1991 के अंत में सत्ता में आने के पश्चात तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, देखिए 91 में ये वित्त मंत्री रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण में सुमेलित नहीं है। तो वैश्वीकरण में सुमेलित नहीं है, इनमें से देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं। वैश्वीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र की इक्वलिटी का विनिवेश सम्मिलित नहीं है। ठीक है, जबकि आयात शुल्क में कमी, आयात जो है ऑप्शन ई हो जाएगा, माफ कीजिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्वलिटी का विनिवेश, यहाँ स्पष्ट लिखा भी हुआ है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन आदि शामिल है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, तो बढ़ता जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसके एक घटक के रूप में नहीं लिया गया है। तो किसको नहीं लिया गया है, ये नहीं लिया गया है शिशु मृत्यु दर को। शिशु मृत्यु दर को नहीं लिया गया है। देखिए क्या क्या लिया गया है, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जन्म पर जीवन प्रत्याशा। शिशु मृत्यु दर जो है नहीं लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है। तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य जो है ये नहीं आता है। अधिसंरचना दो प्रकार की होती है, भौतिक अधिसंरचना तथा सामाजिक अधिसंरचना। भौतिक आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत सड़क, बिजली, ऊर्जा, जल एवं वायु परिवहन, दूरसंचार आदि आते हैं। और सामाजिक अधिसंरचना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, आवास आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सामाजिक अधिसंरचना में किसमें शामिल नहीं किया गया, किसे शामिल नहीं किया गया है। तो अभी हमने देखा है कि तार संचार इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है। तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है, आप सभी को पता है। मेक इन इंडिया का उद्देश्य है, देखिए यहाँ पे, कि नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विकसित आधारभूत संरचना द्वारा विनिर्माण की लागत कम करना तथा उत्पादों को प्रतियोगी बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करना आदि शामिल है। तो ऑप्शन ई जो होगा इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है। तो औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी इनमें से कौन सा नहीं है, मेक इन इंडिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सब कुछ है। ऑप्शन ई सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि
पूरा प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना। तो ये किया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। देखिए 64वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है पूरा का? प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2020 में पूरा मॉडल की अवधारणा का प्रस्ताव दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विजन 2020। नेक्स्ट देखिएगा 110 नंबर कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, वृद्धा पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 111 नंबर की प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अव्यय नहीं है? फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा पोषण। ठीक है, यह जो है अव्यय नहीं है, प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक स्वास्थ्य है और ग्रामीण सड़क है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2000 में और 2001 में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के घटक हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास, सड़कें तथा ग्रामीण विद्युतीकरण। ठीक है, पोषण इसमें नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। देखिए छठा जो इसका घटक रहा है विद्युतीकरण, यहाँ पे देख रहे हैं, इसको कब जोड़ा गया? 2001-2 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन ए और कथन आर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कि ऊपर दोनों वक्तव्यों में से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो एक एक करके पढ़िएगा। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता मिली जितनी की आशा की जाती थी। कारण है केंद्रीकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सत्य है परंतु आर जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 113 नंबर प्रश्न है कि IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण विकास एवं निर्धनता निवारण। चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि छठी योजना में अक्टूबर 1980 को राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू किया गया था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है IRDP की इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। IRDP का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास कार्य योजनाओं की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट देखिएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित कितना प्राप्त होगा? तो प्रति माह जो है ये प्राप्त होगा 3000 रुपया। देखिए लेटेस्ट प्रश्न है, 65वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो देखिए एक यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, बाकी यहाँ देखिए बाकी 2 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, दूसरे स्थान पर पंजाब है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 3 में 118 से आगे के प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। टोटल देख लीजिए कितना प्रश्न है इसमें। टोटल जो इसमें प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि टोटल हम लोग इकोनॉमिक्स में कितने प्रश्न कवर करेंगे। टोटल हम लोग यहाँ कवर करेंगे 231 प्रश्न तक। ठीक है, तो 117 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और बाकी भाग 3 और भाग 4 में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।